हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार राय स्वागत करता हूं आपके द लर्निंग गुरुकुल यूट्यूब चैनल जिसमें हम फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। और चैप्टर 1 में हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज जो है सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। कल बहुत सारी वीडियो हमारी कट गई थी बीच में टेक्निकल इश्यू के कारण से, जिससे कि आज मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाला हूँ चैप्टर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आवेश के इतिहास के बारे में। इससे पहले मैं चैप्टर का इंट्रो दे दूं। चैप्टर के इंट्रो में मैं बताना चाहूंगा चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं आगे चल के, हम पढ़ने वाले हैं एक आवेश को स्थिर करके उसके चारों तरफ क्या वातावरण रहता है, यानी कि वो दूसरे आवेशों पर क्या प्रभाव डालता है, उसके कारण जो विभव उत्पन्न होता है वो, और उससे जो क्षेत्र बनता है वो। इन सारी चीजों के बारे में इस चैप्टर के बारे में हम कंप्लीट एडवांस में सीखने वाले हैं। ठीक है। और ये बेस है पूरी फिजिक्स का, क्लास 12 की फिजिक्स का। तो इस चैप्टर को ध्यान से यदि हम पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए आगे के सारे चैप्टर इजी हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। ये तो हो गया चैप्टर का इंट्रो। हम अगर बात करें इसके थोड़े से हिस्ट्री की, आवेश के हिस्ट्री की, चार्ज के हिस्ट्री की, तो इसमें लगभग 600 ईसा पूर्व जो ग्रीक देश के मिटलेस के जो थेल्स नामक जो लोग थे, थेल्स जो थे, उनको जाता है इसका पूरा श्रेय। उन्होंने क्या देखा, जब अंबर नामक पत्थर को जब ऊन या रेशम के कपड़े से रगड़ा तो वो छोटे छोटे घास के तिनकों को और सूखी घास को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो इस गुण को ऑब्जर्व करते हुए उसके कुछ समय बाद लोगों ने देखा कि कांच की छड़ को जब घास रेशम के कपड़ों से ऊन से जब रगड़ा जा रहा है तो उसमें वो दूसरे छोटे छोटे कागज के कण को, घास को, फूस को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्या देख रहे हैं कि जब वो कांच की छड़ों को, रगड़े हुए कांच की छड़ों को आपस में पास में लाया जा रहा है तो वो दूर दूर जाते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। वहीं जिस ऊन के कपड़ों से या ऊन से रेशम के कपड़ों से जो रगड़ा गया था उन कांच की छड़ों को, वो रेशम के कपड़े भी आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि अपने आप से दूर भगाते हैं। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, किस कारण से हो रहा है। आपने भी देखा होगा, कभी बालों में कंघी करी होगी, कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े कंघी की तरफ आकर्षित होते हैं, कंघी से चिपकने लगते हैं। तो ये सारी चीजें भी हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये आखिरकार होता क्यों है, ये सारी चीजें। ठीक है। ये तो हो गया इसके इतिहास की बात। अगर हम करें दूसरी बात आती है आवेश जो है वो किस वजह से वर्क करता है। ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं आवेश की। अगर मैं आवेश की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, यानी कि डेफिनेशन की बात करूं, आवेश क्या चीज है, ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण अन्य वस्तुओं पर वस्तुओं पर बल का अनुभव बल का अनुभव होता है। बल किसी भी प्रकार का हो सकता है। बल हम किसी चीज को अपनी ओर खींचने के लिए भी लगा सकते हैं और अपनी तरफ से किसी को धक्का देने के लिए भी लगा सकते हैं बल। तो बल किसी भी प्रकार से लगाया जा सकता है। दूसरी चीज आता है इसको क्यू से या फिर कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित की स्पेलिंग सही कर देना, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है।
इसको क्यू या कैपिटल क्यू से, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। अब आते हैं इसके मात्रक। इसके मात्रक क्या है? मात्रक या कह लें इंग्लिश में यूनिट चार्ज के, है ना। तो चार्ज के मात्रक अगर एसआई यूनिट अगर देखें इसके, एसआई यूनिट है इसका कूलाम, कूलाम जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका एक यूनिट आता है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? Q इज इक्वल टू एटी। यहाँ से सॉरी आईटी होता है, एटी नहीं होता, आईटी होता है। आईटी जहाँ पे आई का मात्रक होता है एक, और सेकंड ये टी टाइम के लिए होता है, तो इसका तो टी होता है टाइम का, ठीक है। एटी हो जाता है इसका मात्रक। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? Q इज इक्वल टू एटी। ये भी एक मात्रक है, ऐसा यूनिट ये भी, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारा कि अगर अगर यहाँ पे देखें हम, अगर यहाँ पर किसी वस्तु में, किसी वस्तु वस्तु निकाय में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रभाव हो, तो उस पर आवेश भी कितना होगा? 1 कूलाम होगा, ठीक है। हमने क्या देखा? अगर यहाँ पर किसी वस्तु निकाय में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाह हो, तो उस वस्तु पर आवेश भी कितना आएगा? 1 कूलाम आएगा। कैसे? अगर यहाँ पे Q इक्वल टू आई की वैल्यू 1 कर दूं मैं, और T की वैल्यू 1 कर दूं, तो कितना हो जाएगा? 1 कूलाम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 1 कूलाम हो जाएगा। ये तो हो गया ऐसा यूनिट। इसके सीजीएस यूनिट भी चेक कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट क्या है? एक बार मैं चाहूंगा इसे आप नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रफ कर दूं? ये रफ कर दिया मैंने। डेफिनेशन हमारा यही है, ठीक है। हम चलते हैं इसके सीजीएस यूनिट के लिए। सीजीएस यूनिट में होता है ईएमयू, ईएमयू और ईएसयू। इसका मतलब होता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, मैग्नेटिक की स्पेलिंग नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये 2 यूनिट होते हैं। अच्छा, सीजीएस में क्या, सीजीएस का मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। यानी कि सेंटीमीटर का जो एक रिलेशन होता है मीटर के साथ भी होता है, यानी कि एमकेस या एसआई यूनिट के साथ कोई रिलेशन होता है ना। तो ऐसे ही ईएमयू का रिलेशन भी किसके साथ होता है? कूलाम के साथ होता है। ईएसयू का भी रिलेशन किसके साथ होता है? कूलाम के साथ होता है, यानी कि एसआई यूनिट के साथ रिलेशन होता है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे रिलेशन, यहाँ लिख दो सीजीएस एवं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में संबंध,
क्या संबंध होता है? संबंध की बात करूं तो अगर मैं 1 ESU इक्वल टू होता है 3.3 इंटू 10 टू पावर 3 इंटू 10 कूलाम होता है, ठीक है। और 1 EMU इक्वल टू होता है 10 कूलाम, ठीक है। यही होता है, यही होता है। चेक कर लेते हैं। हाँ, 10 कूलाम्स होते हैं, ठीक है। यही होता है। इसके अलावा यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर हम आगे की साइड चलते हैं। अब की बार मैं ये परिभाषा भी रफ कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, चलो रफ कर देता हूँ। ये कपड़ा सही है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कितने होते हैं? आवेश के प्रकार, ठीक है। यहाँ आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश, ठीक है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट होता है धनावेश और सेकंड होता है ऋणावेश। तो ये दोनों आवेश हम पढ़ने वाले हैं। धनावेश कब आता है? किसी वस्तु पर धनावेश के बारे में अगर मैं देखूं, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण वस्तु धनावेशित हो जाती है। ये तो हो गया धनावेश, यानी कि इसको प्लस बी भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश के बारे में क्या बताया? किसी वस्तु पर जब इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है, सॉरी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश आता है। डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ हो गई है, यहाँ ऋणावेश कर लेते हैं। सॉरी, ऋणावेश किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण से वस्तु कैसे हो जाती है? ऋणावेश। और इसको भी नेगेटिव कर लेते हैं। फिर आता है धनावेश। धनावेश इसका उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा? क्या होता है उल्टा? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा की कमी होने के कारण किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा की कमी होने के कारण वस्तु जो है, वस्तु धनावेशित हो जाती है। हो जाती है, वस्तु धनावेशित हो जाती है। धनावेश के बारे में क्या पढ़ा? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा की कमी होने के कारण वस्तु धनावेशित हो जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज हम देख रहे हैं, धनावेश हो रही है वस्तु या ऋणावेश हो रही है? इन दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की कम हो रही है। पर हमने जो पढ़ा था धनावेश मतलब इलेक्ट्रॉनों का उल्टा प्रोटॉन होता है ना, जो कि नाभिक में होता है न्यूट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ।
इसी तरीके से होता है ना। और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। वस्तु का धनावेशित होना या ऋणावेशित होना, दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रॉन ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही वस्तु धनावेशित होती है या ऋणावेशित होती है, दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे नोट पॉइंट लिख लेंगे, क्या क्या लिख लेंगे, वस्तु धनावेशी व ऋणावेशित ऋणावेशित ऋणावेशी ऋणावेशित जो है वस्तु धनावेशित व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण से होता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज क्लियर होगी। वस्तु धनावेशित व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होता है। प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन के साथ एक बहुत ही प्रबल बल, बहुत ही मजबूत जो बल के कारण जुड़ा होता है। इनका रिश्ता बहुत पक्का होता है, इनका रिश्ता नहीं टूटता। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मुक्त होता है, इसको थोड़ी सी पावर मिलती है और ये भगता है दूसरी वस्तु की तरफ, है ना। ये दूसरी कक्षा में भगता है, यानी कि दूसरी वस्तु की कक्षा में भगता है। तो इसके लिए केमिस्ट्री में बिल्कुल विस्तार में पढ़ोगे आप लोग, तो इसे एक बार नोट कर लो। फिर आगे की साइड चलते हैं, आगे देखेंगे। ठीक है, अभी हमने पढ़ दिया वस्तु धनावेशित व ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के कारण होता है। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे, रफ कर देते हैं। ये भी रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, अभी हमने आवेश के प्रकार देखे, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आवेश। हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं, ये पता है हमें। तो कभी सोचा है एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, जिसमें कूलाम होता है ये। तो यहाँ पे नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, हमारा कितना है, क्यों आवेश है, n इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश है, क्यों आवेश है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे n की वैल्यू निकालें तो q अपॉन ई हो जाएगा। तो n कितना हो जाएगा 1, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आएगा, 6.25 इंटू 10⁻+18। ठीक है, तो कितने कूलाम होते हैं, सॉरी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में, एक कूलाम में होता है इतने इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10⁻18 कूलाम। ठीक है, ये तो हो गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम में, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन के आधार पर। नेक्स्ट हम देखने वाले, क्या ये सभी वस्तुओं में होता है, क्या आवेशित किसी वस्तु को किया जा सकता है, तो आवेशित किसी वस्तु को नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ये वही है, क्या है हमारा, चालक एवं विद्युत रोधी। चालक एवं विद्युत रोधी, तो सबसे पहले अगर हम चालक को देखें, देखो किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में
इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह करने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का मतलब किसी भी चालक क्या होता है जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर सकते हैं। विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होना जरूरी है उसमें। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है चालक में ही प्रवाहित हो सकते हैं। चालक क्या होते हैं, तो यहाँ से हम बता सकते हैं वह पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आसानी से प्रवाहित होती है चालक कहलाती है। क्या कहलाती है, बोल दो, चालक कहलाती है। दूसरा होता है कुछ चालक, है ना, या इसको विद्युत रोधी भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, विद्युत रोधी। कुचालक या विद्युत रोधी क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसमें मुक्त आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से प्रवाहित ना हो सके, उनका विरोध हो, ठीक है, उनके इंटरनल कणों के द्वारा, तो वह विद्युत रोधी होती है, कुचालक होती है। तो वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध किया जाए, कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आता है सजातीय और विजातीय आवेश। हमने आवेश के दो प्रकार देखे, धनावेश और ऋणावेश। अब धनावेश और ऋणावेश किस तरह से काम करते हैं, है ना, उनके क्या रिलेशन होते हैं आपस में। धनावेश का धनावेश के साथ क्या रिलेशन होता है और धनावेश का ऋणावेश के साथ क्या रिलेशन होता है। वो प्यार मोहब्बत से रहते हैं या एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इसमें इस टॉपिक को हम कहते हैं सजातीय एवं विजातीय आवेश, ठीक है। यहाँ पे सजातीय आवेश तो वो होते हैं, सजातीय आवेश से क्या पता चल रहा है, यानी कि समान समान फेस वाले आवेश जो है, ठीक है, यानी कि जब, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन परिभाषा इसको ऐसे लिख सकते हैं, समान आवेश, समान आवेश जैसे कि धनावेश और धनावेश या फिर ऋणावेश और ऋणावेश। क्या है सजातीय आवेश, क्या है, समान आवेश जैसे कि धनावेश धनावेश या फिर ऋणावेश ऋणावेश, यानी दो आवेश हैं जो दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, ये दो आवेश हैं दोनों ही नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है। वो क्या करेंगे आपस में, वो एक दूसरे को एक दूसरे को प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं करते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि प्लस बीई, पॉजिटिव को ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे भी प्लस बीई क्या करेंगे, एक दूसरे को
एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित। एरो बाहर की साइड है, एरो बाहर की साइड है, यानी कि एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं, ठीक है। और ये है नेगेटिव, ये है नेगेटिव, और ये भी क्या है, नेगेटिव। तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं। तो समान चार्ज वाले आवेश एक दूसरे को दूर भगाते हैं, और जो डिफरेंट यानी कि अलग अलग धनावेश और ऋणावेश आपस में क्या परफॉर्म करते हैं वो देखते हैं। ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो एक बार इसे देख लो, सही से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हट जाता हूँ, ये आपका बोर्ड है और ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो रख। तो हो सजाते बिजाते भी कर दिया रख, चलो कोई बात नहीं। दूसरा आता है विजातीय आवेश। यहाँ जाते हैं विजातीय आवेश पर, है ना। दो या दो से अधिक। देखो डेफिनेशन अपने हाथ में होती है, चीजें समझ में आ जाए फिर हम डिफाइन अपने तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। अगर डेफिनेशन हमने रट लिए, हमें समझ में नहीं आए तो वहां पे भूल भी सकते हैं। अगर हमें एक बार याद हो जाएगी चीजें, हमें समझ में आ जाएगा, तो फिर हम उसे अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने अलग तरीके की कुछ डेफिनेशन लिखवा दी, पर ये सही है। समान आवेश जैसे कि धनावेश और ऋणावेश, या सॉरी धनावेश और धनावेश और ऋणावेश और ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक समान प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ मैं, दो या दो से अधिक अलग प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित की स्पेलिंग देख लेना एक बार। प्रतिकर्षित करते हैं यानी कि दो दो या दो से अधिक अलग प्रवृत्ति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित तो नीचे वाले करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। ये होगा, यानी कि ये हो गया प्लस चार्जेस और यहाँ हो गया माइनस चार्जेस। तो ये क्या करेंगे, इनके बीच में बड़ा प्यार मोहब्बत होता है, ये एक दूसरे को अपने पास बुलाते हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को पास बुलाते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव कर देता हूँ, यहाँ पे भी सेम पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हो गया सजातीय और विजातीय। रफ कर देता हूँ मैं नीचे से, ये भी रफ कर देता हूँ, पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया है सजातीय विजातीय वाला। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट है हमारा आवेशों की योज्यता। आवेशों की आवेशों की योज्यता। नेक्स्ट है हमारे पास आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इससे कहने का मतलब है आवेशों को बीज गणितीय रूप में जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है, बीज गणितीय रूप में। ये क्या बोल दिया, बीज गणितीय रूप। हाँ भाई, बीज गणितीय रूप में यानी कि सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई दिशा नहीं है, तो इसको हम यहाँ मैं लिख देता हूँ, आवेशों को बीज गणितीय रूप में
जोड़ा जा सकता है, इसे ही आवेश का योज्यता कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इधर वाली ये है, वहां पे उधर वाली ये है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वो कर लेना, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो वो थोड़ा सा देख लेना, योज्यता कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, बीजगणित के रूप में जोड़ा जा सकता है उसे आवेश की योग्यता कहते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, मान लो, चलो एग्जाम्पल भी दे देते हैं, मान लो एक निकाय पर, निकाय पर आवेश उपस्थित है, उपस्थित है, Q1 Q2 Q3 Q4 और Q5, 5 बहुत है, ठीक है, ये आवेश है, वस्तु भी बना देता हूँ मैं, वस्तु ये है, चेक कर देते हैं इसको। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। अच्छा, इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव भी कर देते हैं, ये नेगेटिव कर देते हैं, ये नेगेटिव कर देते हैं, यानी Q1 और Q4 नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इनको बीजगणित के रूप में अगर पूरे वस्तु पर, पूरे वस्तु निकाय पर कुल आवेश अगर निकालना हो, कुल आवेश Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल Q लिख देते हैं, Q1 प्लस, अच्छा, -Q1 है, और फिर प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस का था, और प्लस Q5। इस तरीके से सीधे सीधे जोड़ने को ही क्या कहेंगे हम, आवेशों की योज्यता कहेंगे। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, ये चाहे तो पूरा नोट डाउन कर सकते हो आप तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ले लिया, ले लिया, रफ कर दूं, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आवेश संरक्षण का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आवेश संरक्षण का नियम, फोन काट दो, आवेश संरक्षण का नियम पढ़ने वाले हैं। आवेश संरक्षण के नियम में हमने बचपन में बहुत पढ़ा था, ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम में हमने क्या पढ़ा था, कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, सेम इसमें भी, आवेश को यहाँ लिख देता हूं मैं, इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, और ना उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है,
ना तो उत्पन्न किया जा सकता। तो ठीक है, समझ में आ गया, पर हम नहीं मानते इसे, है ना। हम बोलेंगे हम नहीं मानते, हमें तो बताओ कैसे। तो मैं बताता हूँ कैसे होता है ये। मान लो, फिर से मान लो, फिर से क्या कर लो, मान लो कोई दो वस्तु निकाय हैं, वस्तु निकाय हैं जिन पर Q1 और Q2, Q3 और Q4 एवं Q5, Q6, Q7, Q8 और Q9 आवेश वस्तु निकाय है जिन पर ये आवेश और ये आवेश ए व बी पर परस्पर है, परस्पर है, ठीक है। यह बोल सकते हैं परस्पर है, परस्पर, परस्पर है, ठीक है, ऐसा परस्पर ऐसा नहीं, परस्पर है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया लैंग्वेज, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसमें मैंने बोलना क्या चाहा है एग्जैक्ट। इसमें मैंने बोला है कि दो वस्तु है हमारे पास, पहले वस्तु पर ए और बी दो वस्तु है, पहले वस्तु पर ये आवेश है, दूसरे वस्तु पर ये आवेश है, दोनों वस्तु भी बना देते हैं। ये हमारा है पहला वस्तु और ये हमारा है दूसरा वस्तु, ठीक है। पहले वस्तु पर ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक है। पहले वस्तु पर आवेश क्या था, 4 तक था, Q1, Q2, Q3, Q4। अच्छा, एक साथ हो गए क्या, अलग अलग लिख देते हैं थोड़ा, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और Q8। 9 हटा दोगे, दोनों में बराबर आ जाएंगे, 9 हटा दो, ठीक है। दोनों वस्तु पर यहाँ लिख देता हूँ, आवेशित करने से पहले, करने से पहले दोनों वस्तु निकाय पर कुल आवेश कितना था, दोनों वस्तु पर कुल आवेश कितना है, यहाँ लिख दूं मैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 प्लस Q7 प्लस Q8, ठीक है। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, वीडियो बन रही है नहीं बन रही, ठीक है, वीडियो बन रही है। तो ये आवेश है हमारे पास, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, ये है आवेशित करने से पहले का। अब हम इसको आवेशित करते हैं और देखते हैं आवेशित करने के बाद बीच में कहीं कोई आवेश, कोई क्यू कम तो नहीं हो गया, ठीक है। रफ कर दूं, रफ कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम आवेशित करने के बाद का देखते हैं। अब मान लो हमने इन्हें क्या कर दिया, आवेशित करने के बाद हमने इन दोनों वस्तुओं को, अच्छा पहले आता था आवेशित करने के विधियां आती थी, 3 विधि होती थी, प्रेरण द्वारा, स्पर्श द्वारा और और एक माध्यम होता था। उन तीनों के द्वारा क्या करते थे हम, उन तीनों के द्वारा हम क्या करते थे, आवेशित करते थे वस्तुओं को, वो अभी नहीं है, तो अभी मैं वो बताऊंगा भी नहीं किस तरह से आवेशित करते थे। अभी मान लो किसी भी प्रकार से, यानी कि आवेशित घर्षण द्वारा इन दोनों वस्तुओं को आवेशित किया गया, यानी कि दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ दिया और इसके आवेश उसमें चले गए या उसके आवेश इसमें चले गए,
ठीक है, इसमें से एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए और एक वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो एक हो गया धनावेशित और एक हो गया ऋणावेशित। तो इसको भी रफ कर देता हूं मैं, क्योंकि इसकी स्टेट भी चेंज होने वाली है, इसकी स्टेट भी चेंज होने वाली है। क्या आवेशित करने के बाद जो निकाय है वो कुछ इस तरीके का हो गया है, और हमारे पास जो ए था और ये बी था, ठीक है, इस पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, यानी इस पे मान लो आवेश ज्यादा हो गया है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा इस पे। और Q6 Q7 Q8, अब यहाँ पे ये तो हो गया ऋणात्मक, ये हो गया धनात्मक। पर धनात्मक ऋणात्मक होने के बीच में वस्तुओं के क्या आवेश कहीं पे कम हुआ? देखते हैं टोटल आवेश देखते हैं। कुल आवेश देखें क्या है, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8, ठीक है, यही है, पहले भी यही था अब भी यही है। तो इनको हमने आपस में रगड़ा, घर्षण कराया, दोनों के इलेक्ट्रॉन का जगह चेंज हुई इलेक्ट्रॉन की, कोई वस्तु धनावेशित हुआ कोई वस्तु ऋणावेशित हुआ, इसके बीच में आवेश कहीं पे भी ना तो नष्ट हुआ ना उत्पन्न हुआ, जितने थे उतनी है, पहले भी 8 थे अब भी 8 है ना, जगह चेंज हो गई है। तो इससे हमने क्या सीखा, बोल दो जल्दी से, क्या सीखा हमने इससे? सीखा, हाँ जी, वही, क्या, आवेश संरक्षण का नियम। क्या सीखा? आवेश संरक्षण का नियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ना, हम पढ़ने वाले हैं आवेश संरक्षण का नियम पढ़ दिया, आवेश की योग्यता पढ़ दिया, आवेश का क्वांटीकरण एक टॉपिक है, ये पहले आना चाहिए था पर अभी पढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आवेश का क्वांटीकरण, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में आता है, इतनी सी बात है। क्या बात है, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। मैं लिखवा देता हूँ, है ना, किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। क्या मतलब इस बात का, क्या मतलब है इस बात का, हमें तो समझ में नहीं आया, मैं बता देता हूँ। मान लो ये वस्तु है ना, ये वस्तु है, न्यूट्रल तो नहीं हो सकता है ना, इस पे कुछ है मतलब उत्प्रेत नहीं है, आवेश है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, एक ही वस्तु है तो कितने मर्जी उसमें आवेश बना दो, इसका Q5 Q6 है ना, ये आवेश है इस वस्तु पर, ठीक है। अब इसमें अगर बाहर से कोई आवेश प्रवेश करेगा या इसके अंदर से कोई आवेश निकलेगा, स्थानांतरण होगा आवेशों का। क्या किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आता है, ये जाता है, यहाँ पे ये भी लाइन होनी चाहिए, ठीक है, लिख लेना, स्थानांतरण होता है, आवेशों का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के इक्वल होता है, यानी कि कैसे होगा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। एग्जाम्पल, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। हाँ ये तो अब पता है, ये तो ऐसा ही होता है जी, ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं अगर आप सोच रहे हैं क्या, अगर आप सोच रहे हैं 1.5 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे या फिर 2.3
3 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे, है ना, या फिर 6.5 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे, या फिर 8.30 यानी कि 8.30 इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए इस वस्तु से उस वस्तु में, या उस वस्तु से इस वस्तु में निकल के आ गए। तो ये आप बहुत ही गलत सोच। पूर्ण गुणज का रूप मतलब है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर है, ये पूर्ण नंबर होना चाहिए, है ना, दशमलव में नहीं होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसा होता है, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आई होप वीडियो समझ में आई होगी। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें भर दो, उसे तोड़ दो कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो फिजिक्स क्लास 12 मैथ्स की भी क्लास चल रही है सेम चैनल पे, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, है ना, क्लास 12 की। और नेक्स्ट पढ़ने वाले हम कूलाम्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं, कूलाम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, डेरिवेशन करने वाले हैं इसका पूरा, है ना। और भी बहुत आने वाली टॉपिक्स हैं, ठीक है, दूसरे वस्तुओं पर क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, धन्यवाद।